नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट पुराने लॉ में 114 हुआ करती थी। बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि जितने भी जजेस किसी भी फैक्ट को मानते हैं कि ये प्रूव हुआ या नहीं हुआ, जहां पर स्पेशल लिख दिया गया है प्रिजम्पशन, उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी सारे मैटर्स में इसी सेक्शन की हेल्प लेते हैं। लास्ट वीडियो में इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं उनको बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा। आज की वीडियो में मैं लूंगा इस सेक्शन के इलस्ट्रेशंस, और इलस्ट्रेशंस को भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये अकेली एक सेक्शन ऐसी है जहां से आपको हर केस में आप जो मर्जी ले लीजिए, सिविल या क्रिमिनल, हर केस में ये सेक्शन यूज होती है। इसलिए आपको इस सेक्शन को, जो समझाने वाली मेरी लास्ट वीडियो है, उसे जरूर देखना है। और इलस्ट्रेशंस को भी जब मैं डिटेल से समझाऊंगा तो उनको भी समझना है, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहां पर बन सकते हैं, कौन कौन सी टर्म्स वहां पर यूज हुई है, तो उनका मीनिंग क्या होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, डिटेल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, आज जरूर आप वो मोटा रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज बहुत सारे केस लॉज में आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मर्जी आप समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज होने वाली हैं, तो उसको आप नोट करते जाइए। बस फटाफट से एक ब्रीफ बताना चाहूंगा कि सेक्शन 119 का क्रक्स क्या है, केवल 10 सेकंड में। तीन बातों के कॉमन कोर्स को देख ले। अगर केस के तथ्यों के आधार पर इन तीन बातों के कॉमन कोर्स कहते हैं कि हाँ ये फैक्ट घटित हुआ होगा, देन कोर्ट मे प्रिज्यूम कि हाँ ये फैक्ट की एग्जिस्टेंस है और अब ये फैक्ट प्रूव हो गया है। वो तीन बातें क्या क्या हैं, उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। नाम बता देता हूं: नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। इसका कॉमन कोर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये फैक्ट घटित हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इलस्ट्रेशन से आप काफी कुछ समझ जाएंगे। पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। कोर्ट में प्रिज्यूम दैट, कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, मे प्रिज्यूम और मे नॉट प्रिज्यूम। उपधारणा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। किस बात के लिए? इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कहा गया, अ मैन who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession। इसका हिंदी वर्जन होगा दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति के कब्जे से एक चुराई हुई संपत्ति मिली और चोरी के तुरंत बाद मिली, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है, उपधारणा कर सकती है कि या तो ये व्यक्ति चोर है जिसने स्वयं चोरी की है, या ये व्यक्ति चोर नहीं है तो ऐसा व्यक्ति है जिसने ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी, ये सामान चोरी का है, उसको रिसीव किया है। तो रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग इट टू बी स्टोलन, ये अपने आप में एक ऑफेंस है, जो पहले 411 आईपीसी हुआ करता था, अब भारतीय न्याय संहिता में 317 और सबसेक्शन 2 है, 317 सबसेक्शन 2। तो इन दोनों में से कोई एक प्रिजम्पशन कोर्ट कर सकती है। या तो वो चोर समझे उसको कि उसी ने चुराया है, या अगर चुराया नहीं है तो भाई उसने लिया तो जरूर है, क्योंकि पजेशन तो है ना उसके पास। अगर वो इस पजेशन को अकाउंट फॉर कर दे कि ये पजेशन किस तरीके से उसके पास आया, तो फिर कोर्ट मे नॉट प्रिज्यूम कि ये चोर है या इसने चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की है। किस तरीके से अपने आप को, अपने पजेशन को अकाउंट फॉर कर सकता है? उसके पास से एक मोबाइल फोन मिलता है किसी व्यक्ति के पास से चोरी का। अब उससे पूछा गया कि आप बताइए आपके पास ये कैसे आया? तब उसने कहा कि मैं तो वो मोबाइल फोन की दुकान पे गया था मोबाइल फोन खरीदने के लिए, उन्होंने डिब्बे में पैक करके मुझे कहा था ये बिल्कुल नया फोन है, और मैं तो इतने, जितनी इसकी कॉस्ट है लगभग उतने ही पैसे देकर आया हूं, उतने थोड़े से रुपए का डिस्काउंट दिया था, और ये मेरे पास बिल है। तो अब क्या किया उस व्यक्ति ने, इस फोन के पजेशन को अकाउंट फॉर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। अब ना तो इसको थीफ समझा जाएगा और ना ही इसको ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा जिसने चोरी की संपत्ति को प्राप्त किया, क्योंकि इसने जस्टिफिकेशन दे दिया है पजेशन के बारे में।
बट यहां पर इंपॉर्टेंट बातें क्या है? देखिए, अगर आपको इतना ही पढ़ना है तब तो आपको यहां पर सब कुछ समझ आ रहा था। मैंने तो इंग्लिश का हिंदी किया है बस, मैंने तो और कुछ किया ही नहीं। और जितना सब लोग पढ़ाते हैं वो इतना ही है, हिंदी की इंग्लिश कर देते हैं। बट भैया लॉ में पढ़ाई ऐसे नहीं होती। कैसे होती है, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं इस इलस्ट्रेशन से रिलेटेड। और आप कैसे पहचानेंगे? क्या मेरे ही बताने के बाद आपके समझ आएगा? क्या आपको स्वयं पढ़ने से समझ नहीं आ सकता कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? आ सकता है। आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। देखिए यहां पर लिखा है, अ मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स। किस व्यक्ति को कहेंगे कि ये जो गुड्स हैं ये स्टोलन हैं? और दूसरा कब कहेंगे कि ये व्यक्ति के पोजेशन में है, कब से? अगर आप इनके ऊपर इलस्ट्रेशन नहीं देखेंगे, इनको नहीं जानेंगे, तो आप इस फ्रेज को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि यही तो एक ग्राउंड है कि सून आफ्टर द थेफ्ट, चोरी हुई हो, पहली बात, चोरी के तुरंत बाद ये चोरी के गुड्स, स्टोलन गुड्स उस व्यक्ति के पोजेशन से मिले। अगर आप ये फंडामेंटल फैक्ट प्रूव नहीं कर पाएंगे तब तो प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी। और आपको पता ही नहीं है कि ये पोजेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, गुड स्टोलन गुड्स कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। सून आफ्टर का मतलब क्या होगा? थेफ्ट के कितनी देर बाद इनका पोजेशन किसी व्यक्ति के पास मिला हो। इन सब बातों को अगर आप नहीं समझेंगे तो इट मींस आप फंडामेंटल फैक्ट को प्रूव नहीं कर पाएंगे। और मैं हर वीडियो में ये कहता आया हूं कि प्रिजम्पशन के मामले में जब तक आप कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स को प्रूव नहीं कर देंगे तब तक प्रिजम्पशन रेज नहीं की जा सकती। तो ये फंडामेंटल फैक्ट हैं इस प्रिजम्पशन के। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ये कुछ बातें समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहले देखिए पोजेशन का मतलब क्या होता है। यहां पर सेक्शन 119 इलस्ट्रेशन 1 में जो पोजेशन वर्ड यूज हुआ है इसका मीनिंग क्या है? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये केवल इलस्ट्रेशन है। आप ये मत सोचना कि ये बातें इलस्ट्रेशन से आगे नहीं जा सकती या इलस्ट्रेशन से कम नहीं रह सकती। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये रूल्स नहीं है। रूल वही है जो मेन प्रोविजन में लिखा गया है। जितनी भी प्रिजम्पशंस कोर्ट करेंगी वो नेचुरल इवेंट का कॉमन कोर्स देखेंगे, ह्यूमन कंडक्ट का कॉमन कोर्स देखेंगे, पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस का कॉमन कोर्स देखेंगे। उनके आधार पर डिसाइड करेंगे क्या ये फैक्ट ऐसे हो सकता था। अगर हो सकता था, संभावना है कि हाँ घटित हो सकता था इनके आधार पर, देन प्रिज्यूम करेंगे कि हाँ इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस थी। ये तो सिर्फ इलस्ट्रेशंस हैं। तो इलस्ट्रेशन से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, इसको भी माइंड में रखते हुए आपको इनको समझना। लेकिन देखिए जब पोजेशन की बात आएगी तो कुछ तरीके बताऊंगा मैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लूसिव पोजेशन। एक्सक्लूसिव पोजेशन का मतलब कि यहां कोई डाउट नहीं है कि ये कब्जा केवल और केवल मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। देखिए मान लिया ये पेन मेरे पास है, ये पेन मेरी पॉकेट में मिला किसी को, इट मींस मेरे शरीर से लिया गया है तो इस पर पोजेशन मेरा है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहां तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। इट मींस अगर पोजेशन इन पर्सन पोजेशन है तब, या इन हाउस पोजेशन है, बट ऐसा हाउस जिसके अंदर ये प्रूव किया जा सकता है कि केवल और केवल एक ही व्यक्ति रहता है, तो वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पोजेशन में मानी जाएगी जब ऐसे घर से मिलेगी। जबकि इन पर्सन नहीं मिली है, घर से मिली है, बट उस घर में केवल और केवल एक व्यक्ति रहता है। अगर ऐसे घर से कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिली, सून आफ्टर द थेफ्ट मिली, तो क्या ऐसे व्यक्ति को जो उस घर में रहता है, या तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है थीफ है, या प्रिज्यूम कर सकती है कि इसने वो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है ये जानते हुए कि वो चुराई हुई संपत्ति है। तो ऐसे पोजेशन के मामले में सेक्शन 119 की प्रिजम्पशन को रेज किया जा सकता है। लेकिन आगे हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, देन हमें समझ में आनी शुरू होगी बातें। एक होता है जॉइंट पोजेशन, अभी हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव पोजेशन, अब बात आती है जॉइंट पोजेशन। जॉइंट पोजेशन का मतलब होता है दोस्तों एक से अधिक लोगों का पोजेशन होता है उसके ऊपर। तो क्या जितने भी लोगों का पोजेशन है उस स्टोलन प्रॉपर्टी पर जो सून आफ्टर द थेफ्ट मिली है, तो जितने भी लोगों का पोजेशन है क्या सबको चोर मान ले, प्रिज्यूम कर ले कोर्ट कि ये सारे चोर हैं?
या ये प्रिज्यूम कर ले कि इन सभी ने चोरी की संपत्ति को रिसीव किया है ये जानते हुए कि चोरी की। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा आप समझिए। ये बात आपको प्रैक्टिकल में या ये बात आपको किसी क्वेश्चन में समझ में आने वाली है, इन्हीं के आधार पर आप समझ पाएंगे। सबसे पहले लेते हैं कि मान लो कोई जॉइंट रूम है, दो या दो से अधिक लोग एक ही रूम में रहते हैं, जॉइंटली रहते हैं। वहां पर जब रेड हुई पुलिस की तो जो उन लोगों में से केवल और केवल एक व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट मिला जब पुलिस की रेड हुई, और उसी रूम से एक वेपन रिकवर हो गया, गन रिकवर हो गई जो वेपन ऑफ ऑफेंस थी। तो अब क्वेश्चन आता है, या जो लूटेड गन थी जिसको लूटा गया था, अब क्वेश्चन आता है क्योंकि इस रूम के ऊपर जहां से ये गन रिकवर हुई है दो लोगों का जॉइंट पोजेशन है, सपोज ये मान लेते हैं। रेड के टाइम पे एक व्यक्ति प्रेजेंट मिला, तो अब किस व्यक्ति को कोर्ट प्रिज्यूम करे कि वो चोर है या उसने चोरी की संपत्ति को रिसीव किया है। तो इसके लिए आपने देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति ऐसी पोजेशन से अवेयर था। इस बात की इंडिपेंडेंट एविडेंस देनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। अगर प्रोसिक्यूशन ऐसा इंडिपेंडेंट एविडेंस देने में फेल हो जाता है कि मान लो इसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि जो यहां पर प्रेजेंट मिला, तो एविडेंस देने में ये फेल हो जाता है प्रोसिक्यूशन कि ये व्यक्ति अवेयर था कि ऐसा वेपन इस रूम में है। अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाया तो सेक्शन 119 की प्रिजम्पशन रेज नहीं की जा सकती। अर्थात ये ऐसे पोजेशन को एक्सक्लूसिव पोजेशन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, पोजेशन ही नहीं माना जाएगा जो सेक्शन नंबर 119 के इलस्ट्रेशन ए में पोजेशन वर्ड यूज हुआ है। इट मींस यहां पर इस व्यक्ति के अगेंस्ट अब प्रिजम्पशन रेज नहीं की जा सकती कि ये थीफ है या इसने वो प्रॉपर्टी स्टोलन है ये जानते हुए प्राप्त की है। अब इसका एक फर्दर आगे मीनिंग ये निकलता है कि अगर इन्हीं व्यक्तियों के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ये ऑफेंसेस प्रूव करना चाहता है कि ये थीफ हैं या इन्होंने ये 411 आईपीसी 317(2) बीएनएस का अपराध किया है, तो आप प्रिजम्पशन से प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि प्रिजम्पशन रेज नहीं हो सकती। आपको इंडिपेंडेंट एविडेंस से ही पूरा का पूरा केस प्रूव करना पड़ेगा। ये बात कब की है? जब जॉइंट पोजेशन की बात होती है। देखिए ये केस है जिसका साइटेशन है AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 1899। आप इसको पढ़ के देखेंगे तो यहां पर यही कहा गया जॉइंट पोजेशन के बारे में कि जब तक आप नॉलेज प्रूव नहीं कर देंगे, अवेयरनेस प्रूव नहीं कर देंगे किसी पर्सन की जॉइंट पोजेशन के मामले में, तब तक प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट रेज नहीं की जा सकती। एक और एग्जांपल कि एक ही घर के अंदर एक बेटा भी रहता है और एक फादर भी रहता है, दोनों रहते हैं, और एलिगेशन है बेटे के ऊपर और साथ में कुछ और एविडेंसेस हैं जिसके आधार पर यह प्रिज्यूम किया गया कि यहां फादर में से एंड सन में से सन का पोजेशन था। अब जब सन का पोजेशन था और ये स्टोलन प्रॉपर्टी इस घर में से रिकवर हुई है सून आफ्टर द थेफ्ट, जबकि घर का ओनर फादर है, फादर के साथ बेटा रहता है, लेकिन दूसरी एविडेंसेस को देखते हुए पता चला कि सन अवेयर था इस पोजेशन से, फादर अवेयर नहीं था, तो प्रिजम्पशन सन के अगेंस्ट प्रिज्यूम की जाएगी कि या तो सन ने चोरी की है या सन ने जानते हुए कि ये आर्टिकल चोरी का है उसको प्राप्त किया है। और साथ में सन को मौका दिया जाएगा, बेटे को मौका दिया जाएगा कि वो जस्टिफाई कर दे कि ये प्रॉपर्टी उसके घर में कैसे आई। तब अगर उसने जस्टिफाई कर दिया तो फिर प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी। सपोज ये प्रूव कर देता है इसका बेटा कि मेरा एक दोस्त है, पड़ोस में रहता है, कह रहा है कि मैं किराए के मकान में रहता हूं, 1 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, तो उसने कहा कि मैं कुछ सामान अपना तुम्हारे घर में रख देता हूं, वापस आकर ले लूंगा। अगर ये विद एविडेंस प्रूव कर देता है ये सन और कह रहा है कि ये सामान तो उसका है, मेरे घर में इस तरीके से आया है, देन उसने इस पोजेशन को जस्टिफाई कर दिया है। अब सेक्शन 119 की प्रिजम्पशन ऐसे सन के अगेंस्ट रेज नहीं की जाएगी। अगर वो जस्टिफाइड नहीं कर पाया तो प्रिजम्पशन फिर इस सन के अगेंस्ट
रेज की जाएगी, माना जाएगा कि या तो इसने चोरी की है या चोरी की संपत्ति प्राप्त की है। साइटेशन देखिए जजमेंट का AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 822। आप ये जरूर नोट करते रहिए, आज बहुत सारे जजमेंट्स आने वाले हैं। तीसरा नंबर पजेशन देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव पजेशन, रचनात्मक पजेशन। एग्जैक्ट एक्सक्लूसिव पजेशन नहीं होता, बट कंस्ट्रक्टिव पजेशन होता है। सपोज कि एक गाड़ी है, कार, और इसके अंदर एक स्टोलन आर्टिकल पाया जाता है और इस गाड़ी की चाबी, इस गाड़ी का कंट्रोल है एक्यूज ए के पास, जबकि वो स्टोलन प्रॉपर्टी ए के इन पर्सन पोजेशन में नहीं है, वो उसकी गाड़ी के अंदर मिली है। गाड़ी की चाबी लेकिन एक्यूज ए के पास है। अब माना जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है ए का, चाहे उसको नॉलेज है या नहीं, चाहे उसकी गाड़ी का शीशा खुल रहा था और उसमें से कोई डाल गया भागते हुए जब उसके पीछे पुलिस पड़ रही थी। तो अब यहां पर ये माना जाएगा कि एक्यूज के पास से, एक्यूज की गाड़ी में से जब रिकवरी हुई स्टोलन प्रॉपर्टी की सून आफ्टर द थेफ्ट, चोरी के तुरंत बाद, तो माना जाएगा कि ए या तो थीफ है या उसने चोरी की संपत्ति को प्राप्त किया है, अनलेस अनटिल कि वो प्रूव ना कर दे कि ये इसकी गाड़ी में कैसे आया। अगर वो रिबट कर सकता है तो रिबट कर दे इस प्रिजम्पशन को, अदरवाइज कोर्ट प्रिज्यूम कर ले। जो मौका मिलेगा कि आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके लिए आप देखिए, एक जजमेंट है प्रवीण कुमार वर्सेस स्टेट 2003 वॉल्यूम 12 SCC 199। आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आपको लिखी मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे डिस्प्यूटेड पोजेशन, रिकवरी एविडेंसेस आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। आपने रिकवरी एविडेंस के मामले में मैं छोटा सा ब्रीफ बता देता हूं कि एक एक्यूज को पुलिस अरेस्ट करती है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। अपने स्टेटमेंट में एक्यूज कहता है कि हाँ, ये जो चोरी की संपत्ति है वो मैंने चुराई थी और इसको मैंने एक पर्टिकुलर प्लेस पर छिपा दिया है। आप मुझे अगर वहां लेकर चलेंगे तो मैं आपको वो प्रॉपर्टी निकाल कर दे सकता हूं। पुलिस इस एक्यूज को उस प्लेस पर लेकर जाती है, जहां ये लेकर गया उस पुलिस को, वहां से इसने वो स्टोलन प्रॉपर्टी निकाल के दे दी। तो क्या आप इसको अब उसके पोजेशन में मानेंगे, जो सेक्शन 119 का पोजेशन है? क्योंकि अगर पोजेशन में मान लिया तो स्टोलन प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से मिली है, अब सून आफ्टर द थेफ्ट मिली है, तो अब कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि या तो ये व्यक्ति चोर है या इसने वो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की थी, ये जानते हुए कि ये चोरी की। ऐसी प्रिजम्पशन कर सकती है। तो ऐसे मामलों में क्या क्या प्रिजम्पशन, क्या क्या परम्यूटेशन बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं, और उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है? ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पब्लिक, नो पब्लिक पर्सन वुड नो इट। किसी पब्लिक पर्सन को इसके बारे में जानकारी नहीं हो सकती। इस तरीके से अगर इस स्टोलन आर्टिकल को छिपाया गया था और फिर इस एक्यूज के स्टेटमेंट के आधार पर रिकवरी हो गई है, डिस्कवरी हो गई है, पुलिस ने उसको ले लिया है या इसी एक्यूज ने निकालकर पुलिस को दे दिया है, तो ऐसे मामले में कहा जाएगा कि हाँ, एक्यूज का पोजेशन था, और क्योंकि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, एक्यूज का पोजेशन प्रूव हो गया है, सून आफ्टर द डेथ, सून आफ्टर द थेफ्ट हो गया है। इट मींस कोर्ट में प्रिज्यूम कि ये व्यक्ति जो पुलिस की कब्जे में, पुलिस के कस्टडी में था, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था, जिसने ये प्रॉपर्टी निकाल कर दी थी, या तो उसने ये प्रॉपर्टी चुराई थी या फिर इसने ये प्रॉपर्टी रिसीव की थी, ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है। तो ऐसे मामले में प्रिजम्पशन विल फॉलो, और साइटेशन है AIR 1958 मद्रास हाई कोर्ट का है 551। तो यहां पर कुछ और मामले भी बनते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन आएगा कि प्रोडक्शन ऑफ स्टोलन आर्टिकल एलोन, केवल और केवल प्रोडक्शन किया है एक्यूज ने, पुलिस ने अरेस्ट किया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, ये उस स्थान पर लेकर गया और केवल प्रोड्यूस किया है, निकाल कर दे दिया पुलिस को,
तो ये कहती है जजमेंट कि प्रोडक्शन एलोन, केवल वहां से निकालकर पुलिस को दे देना सफिशिएंट नहीं होगा प्रिजम्पशन रेज करने के लिए, जब तक कि इंडिपेंडेंट एविडेंस से ये प्रूव ना कर दिया जाए कि इसी व्यक्ति ने वहां पर इसको छिपाया, इसी व्यक्ति ने इसको वहां पर छिपाया था। क्योंकि हो सकता है कि इसने चोर को वहां छिपाते हुए देख लिया हो, और जब पुलिस ने इसकी पिटाई लगाई, इसके ऊपर आरोप लगाया, तो इसने बोला कि ठीक है, पिटाई से बचने के लिए मैं बता सकता हूं कहां पर है। ये भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल प्रोडक्शन एलोन, निकालकर दे देना, इज नॉट अ ग्राउंड टू रेज द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति खुद, इसी एक्यूज ने ऐसे आर्टिकल को ऐसे प्लेस पर छिपाया था, और इस बात को इंडिपेंडेंट एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा, एक्यूज के कन्फेशन से नहीं। कन्फेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में दोस्तों मैंने वीडियोस बनाई है। हमारे चैनल पर फुल कोर्स ऑफ बीएसए के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको एक तरफ से देखेंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा कितना अच्छे से, कितना डिटेल से, कितना एलोबरेटिव करके समझाया जाता है। और आप एक बार देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा कि आप फ्यूचर में शायद नहीं भूलेंगे। तो मैं इस वीडियो के एंड में यहां पर आपको वो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा सीक्वेंस में। अगर आप नए हैं, जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो देख ही लिया होगा। देखिए, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूं। देखिए, एक मामला था कि एक डेड बॉडी मिली, लेकिन डेड बॉडी ने जो गोल्ड चेन पहनी हुई थी वो मिसिंग पाई गई। तो हुआ क्या, इसमें जो एक्यूज पकड़ा तो उसने बताया कि ये गोल्ड चेन मैंने उतारी थी और मैंने ही किसी शॉपकीपर को इसे बेच दिया। अब जब पुलिस शॉपकीपर के पास गई तो उसने वो गोल्ड चेन पुलिस को दे दी और कहा कि हाँ, यही व्यक्ति मेरे पास आया था और गोल्ड चेन मुझे इसने बेची थी, मैंने इसके बदले इतने रुपए इसको दे दिए। अब यहां पर वो शॉपकीपर एक विटनेस है इस बात को प्रूव करने के लिए कि एक्यूज ने गोल्ड चेन उसे बेची थी। इट मींस गोल्ड चेन का पजेशन एक्यूज के पास था, स्टोलन प्रॉपर्टी का पजेशन एक्यूज के पास था, सून आफ्टर द थेफ्ट था। अब यही कंडीशंस चाहिए कोर्ट को प्रिज्यूम करने के लिए, तो कोर्ट यहां प्रिज्यूम कर सकती है कि यही एक्यूज है जिसने वो गोल्ड चेन या तो चुराई थी या ये जानते हुए कि वो चोरी के उसको रिसीव किया था। हाँ, जब उसको मौका दिया गया तो नो एक्सप्लेनेशन वाज ऑफर्ड बाय एक्यूज्ड हाउ ही केम टू possession ऑफ द गोल्ड चेन। तो इस मामले में प्रिजम्पशन रेज की गई। देखिए, possession कहां से कंस्ट्रक्ट किया है, और इसी जजमेंट में तो ये कहा गया कि इवन कपल्ड विद अदर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, जो दूसरी एविडेंसेस हैं जो इसको इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हैं, इसके अगेंस्ट जाती हैं, उनके साथ में अगर इस स्टोलन प्रॉपर्टी की एविडेंस को ध्यान में रखा जाए तो इट वाज हेल्ड दैट ही हिमसेल्फ, वही एक्यूज पर्सन जिसको अभी तक केवल चोर माना जा रहा था, ही हिमसेल्फ मर्डर्ड एंड रिमूव द गोल्ड चेन। और ऐसा कौन सी जजमेंट में बोला गया, गिलबर्ट पेरेरा वर्सेस स्टेट 2004 वॉल्यूम 12 एससीसी 281। इट मींस कि ये जो प्रिजम्पशन थी सेक्शन 119 इलस्ट्रेशन ए, इसको चोरी से भी आगे एक्सटेंड कर दिया कि ये मर्डर भी इसी ने किया है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा क्योंकि दूसरी एविडेंसेस को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो तब ऐसा प्रूव हो रहा है कि इसी ने तो वो रॉबरी की थी और इसी ने मर्डर किया था। इसको अभी जस्ट आगे मैं एक और बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं। एक और टर्म्स यहां पर यूज हो रही थी, वो थी सून आफ्टर द थेफ्ट। तो सून आफ्टर का मतलब क्या होगा, चोरी के कितने दिन बाद पजेशन
मिले स्टोलन प्रॉपर्टी का किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास से कितना टाइम हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना, 1 साल, तो कोई लिमिट नहीं है। Soon after is not synonymous to the immediate after. It will depend on the circumstances, facts and circumstances of the case. Means case to case, this period of soon after the theft will differ. वो 1 दिन भी हो सकता है, वो 10 दिन को भी सून आफ्टर मान सकते हैं, 1 साल को भी सून आफ्टर मान सकते हैं, बट सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सून आफ्टर को समझना है तो आप समझिए लॉन्ग टाइम गैप नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टाइम गैप नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग टाइम गैप है, प्लस अगर लॉन्ग टाइम गैप है तो गुड्स आर सच दैट दे कैन चेंज हैंड्स इजीली। तो नेचर देखा जाएगा स्टोलन गुड्स का। अगर लॉन्ग टाइम गैप था तो अगेन लॉन्ग टाइम को फिर डिफाइन नहीं किया गया, केस टू केस डिफर करेगा कि किस टाइम को लॉन्ग टाइम नहीं मानेंगे। इट मींस लॉन्ग टाइम लिख देने से इतना तो जरूर है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन को भी माना जा सकता है, बट जब लॉन्ग टाइम आए और कितना भी लॉन्ग हो सकता है, तो आपको नेचर देखना है स्टोलन गुड का। अगर वो नेचर ऐसा है कि इजीली वो हैंड्स चेंज कर सकते हैं, ऐसा सामान है, आसानी से एक जगह से दूसरे व्यक्ति के पास जाता रहता है, पैसे किसी ने चोरी किए तो पैसे तो इजीली हैंड चेंज करते हैं। आज मैंने ये सामान यहां से खरीदा, वहां से खरीदा, यहां से खरीदा, इजीली चेंज हो और लॉन्ग टाइम भी हो गया, तो फिर ये सून आफ्टर द थेफ्ट नहीं कहलाएगा। और अगर सून आफ्टर द थेफ्ट मिसिंग है तो सेक्शन 119 की प्रिजम्पशन रेज नहीं की जा सकती, फिर उसको इंडिपेंडेंट एविडेंस से प्रूव करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति चोर है। अगर नेचर ऐसा है, इजीली चेंज हो सकता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो फिर प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी। और इसका उल्टा कि लॉन्ग टाइम तो हो गया बट नेचर ऐसा है इस प्रॉपर्टी का कि इजीली चेंज नहीं होता है, देन फिर प्रिजम्पशन की जा सकती है, लॉन्ग टाइम को भी ध्यान में रखते हुए। एग्जाम्पल बताता हूं, यही बात कहां कही गई थी, ये बात की लॉन्ग टाइम प्लस नेचर ऑफ द स्टोलन गुड, ये डिसाइड हुआ था तुलसीराम वर्सेस स्टेट 1954 सुप्रीम कोर्ट 1। एक एग्जाम्पल देता हूं, एक गन लूटी गई किस डेट में, 26-27 जुलाई 1965, 26 और 27 जुलाई की नाइट 1965 को 1965 को एक गन लूटी गई। और अब इसका जो गन का बैरल था, पूरी गन नहीं मिली, गन का बैरल मिला अकेला, और वो मिला 16 अप्रैल 1966 को। अब डिफरेंस कैलकुलेट करके बताइए कमेंट करके कि कितने दिन बाद मिला। मैं देखूंगा कि आप कितने लोगों ने ध्यान से सुना और जवाब दे पा रहे हैं। तो बैरल मिली है केवल गन की, कहां से, एक्यूज के पास से मिली है 16 अप्रैल 1966 को, जबकि 1965 जुलाई में वो चोरी हुई थी। तो क्या इसको आप पहले ये बताइए कि इस टाइम को सून आफ्टर द थेफ्ट माना जा सकता है? अगर सून आफ्टर द थेफ्ट माना गया तो प्रिजम्पशन रेज की जा सकती है सेक्शन 119 की कि ये जो एक्यूज है या तो इसने इस गन को चुराया था या ये जानते हुए कि ये चोरी की है इसने रिसीव किया। आपका जवाब आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं, बट मैं आपको लेकर चलता हूं कि इसमें माने सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजम्पशन रेज की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1830। अब प्रिजम्पशन रेज की क्यों इतने टाइम के बाद भी? कितना लंबा टाइम है, लगभग 9 महीने का टाइम। तो 9 महीने के टाइम को भी सून आफ्टर कैलकुलेट कर लिया, हाँ कर लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, तुलसीराम वाले जजमेंट में जो बात कही थी कि लॉन्ग टाइम गैप भी कंक्लूड किया जा सकता है, बशर्ते कि वो जो स्टोलन गुड है वो ऐसी होनी चाहिए, उसका नेचर ऐसा हो कि वो आसानी से हैंड्स चेंज ना कर सके, आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर पास ना होती। तो यहां पर वो लूटेड आर्टिकल था क्या, गन थी, गन और गन का बैरल। अब आप बताइए क्या गन का जो बैरल है, बैरल बोलते हैं उसको जहां से गोली निकल के जाती है आगे का पोर्शन, क्या वो बैरल ऐसे नेचर की है कि ये इजीली हैंड्स चेंज करती रहती है? नहीं, ऐसे नेचर की नहीं। इसीलिए
ये तुलसी राम वर्सेस स्टेट वाली जजमेंट की दोनों कंडीशन फुलफिल यहां पर हो गई। लॉन्ग टाइम था कोई बात नहीं, बट इजीली चेंजेबल नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने प्रिज्यूम किया, इस प्रिजम्पशन को रेज किया और माना कि या तो इस व्यक्ति ने ये थेफ्ट की है, ये लूट इस व्यक्ति ने की है, या फिर चुराई हुई संपत्ति इसने प्राप्त की। अब लास्ट में आपको एक जजमेंट का नाम बताता हूं दोस्तों, वो है राजकुमार एलियस राजू वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, और ये 20 जनवरी 2017 को इसकी जजमेंट आई, और ये क्रिमिनल अपील नंबर 1460 1460 ऑफ 2011 का है। इस केस में हुआ क्या कि जो एक लेडी का मर्डर हुआ था, उसी के घर में एक व्यक्ति किराए पर रहता था। आरोप है कि उसी के ऊपर उसी ने मर्डर किया, उसके दोस्तों ने मर्डर किया यहां पर, और मर्डर करने के बाद इस लेडी के ऑर्नामेंट्स को चुरा ले गए, लूट ले गए। तो यहां पर रॉबरी के चार्जेस लगे इनके ऊपर, मर्डर के चार्जेस लगे इनके ऊपर, और क्योंकि जब इनको पकड़ा गया, तो जिस दिन पकड़ा गया उसी दिन इनकी बॉडी के पोजेशन से ही वो ऑर्नामेंट जो चुरा कर ले गए थे वो रिकवर हो गए। और जब इनसे पूछा गया कि आपके पास ये ऑर्नामेंट्स कैसे आए, तो ये कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं पाए। तो इनके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट ने ये किया कि मर्डर विद कॉमन इंटेंशन, क्योंकि एक से ज्यादा लोग थे, तो ये इस सेक्शन में चार्ज लगाया और कन्विक्ट कर दिया, जो आज की डेट में सेक्शन 103 रेड विद सेक्शन 3 और सब सेक्शन 5 भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 411 का चार्ज लगाया, जो आज की डेट में सेक्शन 317 सब सेक्शन 2 बीएनएस है, सजा कर दी। 392 रॉबरी की पनिशमेंट, 309 सब सेक्शन 4 बीएनएस, इन सारी सेक्शंस में ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी एक्यूज पर्सन्स को। अब ये मामला जाता है हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट ने केवल और केवल सेक्शन 411 को सेटिसाइड किया, बाकी सारी सेक्शंस में पनिशमेंट एज इट इज रहने दी। अब ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो मानिए सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल सजा रखी रॉबरी के लिए, 392 आईपीसी, जो अब 309 सब सेक्शन 4 बीएनएस हो गया, और जो मर्डर के केस की पनिशमेंट थी उसको सेटिसाइड कर दिया, और जो 411 हाई कोर्ट ने ऑलरेडी सेटिसाइड कर दिया था उसको भी इन्होंने एज इट इज कंसीडर कर लिया। इसके पीछे के ग्राउंड्स क्या थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट को रिलाई किया, सनवत खान वर्सेस राजस्थान AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट 54। देखिए जिस जजमेंट को राजकुमार वाली को हम पढ़ रहे हैं, ये जजमेंट 2017 की है। 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1956 के एक जजमेंट को रिलाई किया। रीजन था कि इस केस के फैक्ट्स इस केस के बहुत ज्यादा नजदीक थे। तो इस केस में क्या कहा गया था, अच्छा इस केस को रिलाई करते हुए इस राजकुमार वाले केस में कहा कि एक्यूज कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर मर्डर अनलेस, देखिए यहां तक कंक्लूड कर दिया उन्होंने कि इस प्रिजम्पशन के आधार पर, जो प्रिजम्पशन सेक्शन 119 में रेज की जाती है कि अगर इस एक्यूज पर्सन ने मर्डर भी किया है और मर्डर करके कुछ लूट कर ली है, और इस लूट की स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो इसी एक व्यक्ति के पोजेशन से मिली है सून आफ्टर द लूट रॉबरी, तो प्रिज्यूम किया जा रहा है कि इसी व्यक्ति ने वो रॉबरी की है, और एलिगेशन ये है कि जिस व्यक्ति ने रॉबरी की है उसी ने मर्डर किया है, तो क्यों ना प्रिज्यूम कर लिया जाए कि इसी ने मर्डर किया है इसी सेक्शन में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा जब तक नहीं करेंगे जब तक ये प्रूव ना कर दिया जाए, अनलेस इट इज प्रूव्ड द रॉबरी एंड मर्डर वर कमिटेड एट द सेम टाइम, दोनों ऑफेंसेस एक ही टाइम पर हुए थे, जब तक ये प्रूव नहीं कर दिया जाएगा तो किसी पर्सन से केवल स्टोलन प्रॉपर्टी मिल जाने के कारण ये प्रूव कर दिया जाता है कि उसी ने वो रॉबरी की थी, तो ये ऑटोमेटिक प्रूव नहीं हो जाता कि मर्डर भी उसी ने किया है। हाँ, ये प्रिजम्पशन रेज हो सकती है, बट कुछ एडिशनल एविडेंसेस से आप ये प्रूव करिए कि जिस समय रॉबरी हुई
उसी समय मर्डर हुआ था, या फिर ये प्रूव करिए कि रॉबरी और मर्डर, थेफ्ट और मर्डर सेम ट्रांजैक्शन में हुए थे, एक ही समव्यवहार में हुए थे। इन दोनों बातों को आप इंडिपेंडेंट एविडेंस से प्रूव करिए, देन फिर आप सेक्शन 119 की जो प्रिजम्पशन है आप इसको यूज करके मर्डर, रॉबरी के साथ साथ मर्डर में भी पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन इस केस में यह कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजकुमार एलियस राजू वाले में कि यहां पर ऐसी कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर पाया जो ये प्रूव कर सकती हो कि रॉबरी और मर्डर एक ही टाइम पर हुए, सेम टाइम पर हुए, क्योंकि ये बात मिस हो जाने के कारण अब सेक्शन 119 की प्रिजम्पशन कहें या सेक्शन 119 के फर्स्ट इलस्ट्रेशन का एक्सपेंशन कहें, मर्डर तक नहीं जा सकता। अगर ये बात प्रूव हो जाती किसी एविडेंस से कि उसी समय रॉबरी हुई है, उसी समय मर्डर हुआ है, और जो रॉबरी की प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी, वो एक्यूज के पोजेशन से ही मिली है सून आफ्टर द रॉबरी, देन ये ह्यूमन कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के आधार पर अब ये प्रिज्यूम किया जा सकता था अंडर सेक्शन 119 बीएसए कि हां इसी पर्सन ने मर्डर भी किया है। दोस्तों, इलस्ट्रेशन 1 अपने आप में बहुत सारी बातें छिपाए हुए थे। अब जितने टाइम में दोस्तों मैंने आपको सबसेक्शन 1 इवन इंग्रेडिएंट पढ़ाए उससे आधे समय में तो लोग पूरी की पूरी सेक्शन पढ़ा देते हैं, इंग्रेडिएंट भी पढ़ा देते हैं और साथ में 9 के 9 इलस्ट्रेशन भी पढ़ा देते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि इतना जल्दी से कैसे पढ़ा देते हैं, मेरे बस की नहीं है भैया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पूरा करा दो। तो दोस्तों, मेरे माइंड में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो मैं जब तक आगे नहीं जा पाता जब तक मैं उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को ना दे। अगर कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में उठा और मैंने उसका जवाब आपको नहीं दिया तो मेरा पढ़ाना बेकार है। हाँ, या तो वो क्वेश्चन मेरे माइंड में उठे ही ना तो मैं बढ़ सकता हूं आगे, और फिर उठ गया है तो फिर मैं बेईमानी करके बढ़ सकता हूं आपसे कि उस क्वेश्चन का जवाब ना दूं। और अगर मैं बेईमानी नहीं करना चाहता आपसे तो टाइम लगेगा। और इस मामले में कोई आपने एक सेक्शन नहीं पढ़ी है। अगर आप इस तरीके से लॉ पढ़ते हैं तो एक सेक्शन, एक इलस्ट्रेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो आप क्यों समझ रहे हैं कि आपने केवल एक ही इलस्ट्रेशन पढ़ा है? आपने तो लॉ के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। आप उसका यूज करो ना उन पर्टिकुलर सेक्शंस में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, हाइप करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इंस्टाग्राम पर मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिस तरीके से यहाँ पर हैं, कहीं कोई छूट जाता है, वो मैं कॉन्सेप्ट एक छोटी सी रील में, 1.5 मिनट की रील, 1-2 मिनट की रील में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप हमारा इंस्टाग्राम legal_lamp आप ये सर्च मारेंगे तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी डिटेल्स आपको वहां पर भी मिलेंगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बाकी बचे हुए 8 इलस्ट्रेशंस जल्दी से खत्म हो जाएं। हालांकि ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश करूंगा फिर भी। तो कल मिलते हैं दोस्तों फिर। तब तक के लिए नमस्कार, जय